हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विद आवर लास्ट टॉपिक। हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियोस में हमने 7 फैक्टर्स किए थे। लास्ट 7 फैक्टर्स जो हैं वो आज हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए, फ्लोटेशन कॉस्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके इशूइंग चार्जेस, कि आपको अंडर राइटर्स अपॉइंट करने हैं, आपके पास आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वेरियस पर्सन्स की। तो जो कंपनी की इनिशियल स्टेजेस पे जैसे आपके सिक्योरिटीज़ को इशू करते वक्त जो खर्चे आते हैं वो आपके कहलाते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ये सबसे ज़्यादा होते हैं आपके इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में। अगर कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करना अफोर्ड कर सकती है देन इट शुड गो फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, अदरवाइज इट कैन हैव डिबेंचर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में होते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़, अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो सभी आपके पास आपके इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क कंसीडरेशन। देखिए, सबसे पहले तो रिस्क को समझिए, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अब दो टाइप के आपके पास कंपनी में रिस्क होते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क होता है आपके पास इनएबिलिटी टू पे फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी होती हैं? जो फिक्स खर्चे हैं कंपनी के लिए, जैसे रेंट पे करना है, सैलरीज पे करनी है एम्प्लॉयज़ की, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ये कंपल्सरी एक्सपेंसेस है कंपनी के जो पे करने ही होते हैं कंपनी को। तो आपके पास अगर कंपनी उन एक्सपेंसेस को पे करने में इनेबल है तो वो जो रिस्क अराइज होएगा उस चीज़ से वो कहलाएगा आपके पास ऑपरेटिंग रिस्क। दूसरा आता है फाइनेंशियल रिस्क, इनेबिलिटी टू पे द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। एक होती है फिक्स्ड फाइनेंशियल कैपिटल। फिक्स्ड फाइनेंशियल कैपिटल क्या है आपके पास? आपकी प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड डिवेंचर कैपिटल, क्योंकि उसके ऊपर आपको एक फिक्स रेट से कॉस्ट पे करनी है। एंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड एंड आपके पास आपका डिवेंचर कैपिटल का इंटरेस्ट, क्योंकि आपको उन दोनों को रेज करने के लिए फिक्स रेट से कॉस्ट पे करनी है। तो अगर कंपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को पे करने में इनेबल है, उनको पे नहीं कर सकती है, तो वहाँ से जो रिस्क अराइज होएगा वो आपके पास फाइनेंशियल रिस्क होएगा। अब ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है अगर कंपनी का ऑपरेटिंग रिस्क पहले से ही बहुत ज़्यादा है तो कंपनी को अवॉइड करना चाहिए डेब्ट कैपिटल, डिवेंचर कैपिटल को इशू करने से, क्योंकि फिर अगर ऑपरेटिंग रिस्क की कंपनी के पास इतना फंड नहीं है कि वो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाए, तो वो डिवेंचर की पेमेंट ऑब्लिगेशन तो पे नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हमें रिस्क कंसिडरेशन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप जब चाहे कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब कंपनी की कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करने का मतलब है आप जब चाहे अपनी कंपनी की कैपिटल को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिवेंचर कैपिटल के केस में ही हो सकता है, क्योंकि आप उनको कंपनी की लाइफ टाइम की ड्यूरेशन में रिडीम कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं। एंड यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 एज वेल, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है वो वाइंडिंग अप के टाइम पे ही रीपे की जाती है। वो आपके पास आपकी कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले रीपे नहीं की जा सकती। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी वो रीपे नहीं की जा सकती। तो उस केस में हम इक्विटी शेयर कैपिटल को तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। वी कैन हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि हम कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो सिर्फ डिबेंचर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में ही हो सकता है। नेक्स्ट, कंट्रोल। आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतने ही ज़्यादा कंट्रोलिंग जो है वो ज़्यादा हाथों में चली जाएगी, और जितने कम इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उतने ही हमारी कंट्रोलिंग पावर जो है वो कम हाथों के बीच में रहेगी। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। सपोज मैं आज एक पुराना इक्विटी शेयर होल्डर हूँ, कंपनी और इक्विटी शेयर इशू करे तो मुझे ऑब्जेक्शन हो सकता है कि इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे तो कंट्रोलिंग पावर अब मेरे हाथ से और बढ़ जाएगी और सारे लोगों में। तो कंपनी को वहाँ पे देखना है कि वो कंट्रोलिंग पावर का किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है। अगर कंपनी चाहे तो बहुत सारे लोगों के आपने अगर जाना चाहे उसको कोई दिक्कत नहीं है तो इट कैन इशू मोर इक्विटी शेयर्स। बट अगर कंपनी को लगता है लिमिटेड लोगों तक रखना है तो वो डिवेंचर कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल को इशू कर सकती है, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को कोई राइट नहीं होता है कंपनी की मैनेजमेंट में कंट्रोल डालने का। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है रेगुलेशंस, जैसे बैंकिंग कंपनीज के लिए, तो उनके लिए कंपलसरी है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही इशू करें। फिर आपके पास रेशियोज होते हैं, आप अपनी 12th क्लास में काउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जैसे डिवेंचर और इक्विटी का रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो उस केस में आपके पास कंपनी के प्रोविजंस हैं, कंपनी आपके पास जो रेगुलेशंस हैं वो जो आपको फॉलो करने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका इक्विटी शेयर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होता है। तो हम उसको बोलते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोल करते हैं आपके कैपिटल
कैपिटल स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन, आपकी मार्केट दो टाइप की होगी, बुल और बियर। बुल का मतलब है शेयर प्राइसेस घट रहे हैं, बियर का मतलब है शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं। जब बुलिश मार्केट होगा यानी कि आपकी कंडीशंस चीयरफुल हैं, तो उस कंपनी में उस केस में कंपनी इजीली इक्विटी शेयर कैपिटल से मनी रेज कर सकती है, क्योंकि लोग खुश होंगे कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके। बट जब मार्केट बियर है यानी कि मार्केट आपके पास गिर रहा है, डाउन साइड है, तो उस केस में सिर्फ डिवेंचर होल्डर्स ही पैसा देना चाहेंगे, इक्विटी शेयर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कंपनी में रिस्क ज़्यादा है। एंड डिवेंचर होल्डर्स पैसा दे देंगे क्योंकि उनको पता है कंपनी की एसेट्स जो है वो मॉर्गेज रखी हुई हैं और वो अपना पैसा कंपनी से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं कंपनी के एसेट्स को बेच करके भी। एंड लास्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। आपके पास अदर कंपनीज कह लीजिए या आपके पास इंडस्ट्रीज कह लीजिए। इंडस्ट्रीज होता है ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फर्म्स। तो अब उस केस में देखिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज और आप ये कह लीजिए यहाँ पे आपका सेम इंडस्ट्री, कि आपके पास आपकी इंडस्ट्री किस तरीके की है। जैसे अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, शेयर्स की यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो जितनी भी फर्म्स होगी शुगर इंडस्ट्रीज में वो सारी कंपनीज शुगर कंपनीज होंगी और वो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फर्म इंडस्ट्रीज कहलाता है। यह आपने इकोनॉमिक्स में होपफुली पढ़ा होगा अपने सर के साथ। तो जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज और ऑफ द सेम इंडस्ट्री, तो उस केस में कहने का यही मतलब है कि आप एक कंपनी है और आपकी ही जैसी दूसरी कंपनीज ने किस तरीके से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है वो भी आपको कंसिडर करके चलना होता है। तो ये टोटल हमारे पास रहे हैं 14 फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं आपके चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को। इसके साथ हमारा 9.2 खत्म हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, दैट इज योर 9.3, और उसके साथ हमारी 9th यूनिट कंप्लीट होगी। तो वो हम करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।